नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति के वर्तमान दौर में चुनावी जीत और संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग की अंतहीन चर्चाओं के बीच एक बुनियादी सवाल अक्सर दब जाता है। देश वास्तव में किस दिशा में जा रहा है? यदि हम क्षण भर के लिए भाजपा की चुनावी सफलताओं और जांच एजेंसियां ईडी सीबीआई की कार्रवाई को किनारे रख दें तो एक बेहद डरावनी और कड़वी सच्चाई सामने आती है। वह सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी का शासन तंत्र, जिसे सिस्टम कहा जाता है, आज अंदर ही अंदर खोखला होकर बहता चला जा रहा है। देश को आगे ले जाने के ऊंचे ऊंचे दावों के विपरीत आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास की जगह अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने की हताशा लड़ाई लड़ रहे हैं। यह विश्लेषण किसी राजनीतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उन ठोस उदाहरणों, आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर आधारित है जो बताते हैं कि कैसे योग्यता को दरकिनार कर चापलूसी को शासन का नया पैमाना बना दिया गया है। जब किसी महान राष्ट्र का बागडोर अयोग्य, अक्षम और विवादित हाथों में सौंप दिया जाता है तो उसका परिणाम वही होता है जो आज भारत भुगत रहा है। चरमराती अर्थव्यवस्था, लुढ़कता रुपया, फेल होती शिक्षा व्यवस्था और घोटालों के अंतहीन बाढ़। सबसे बड़ा सवाल जो आज हर देशभक्त नागरिकों के जेहन में उठना चाहिए वह यह है, क्या मोदी की टीम देश की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है? क्या प्रधानमंत्री के पास देश की समस्याओं का कोई वास्तविक समाधान है, या फिर उनकी कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की टीम कमजोर, अयोग्य और केवल चापलूसों से भरी हुई है? क्या मोदी के लिए काबिलियत की जगह चापलूसी ही मेरिट का नया पैमाना बन गया है? इन सवालों के जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के प्रोफाइल और उनके बयानों में छिपे हैं। जब आप इस नवरत्नों पर नजर डालते हैं तो अंदाजा हो जाता है यह महान देश किन लोगों के हाथों में सौंप दिया गया है। राजस्थान जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य की कमान अचानक ही ऐसे व्यक्ति को सौंप दी गई जो न कभी विधायक रहे न कॉरपोरेटर। पर्ची खुली और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। उनकी योग्यता का अंदाजा उनके दो ऐतिहासिक बयानों से लगाया जा सकता है। देश के अन्नदाता जो साल के 365 दिन खून पसीना एक करते हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री शर्मा का विजन क्या है पता है आपको? किसान साल में सिर्फ 25-30 दिन या एक महीना काम करता है और बाकी 11 महीना मौज करता है। यह बयान न केवल किसानों का अपमान है बल्कि कृषि प्रधान देश के मुख्यमंत्री की जमीनी हकीकत से पूर्ण अभिन्नता को भी दर्शाता है। जब एक पत्रकार ने उनसे उनके पसंदीदा अभिनेता के बारे में पूछा तो उन्होंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, नरेंद्र मोदी जी। यह चापलूसी की प्रकाष्ठा है जहाँ एक मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री में एक राजनेता के बजाय एक एक्टर नजर आता है। शायद उनका इशारा मोदी जी की वाक्पटुता की ओर था, लेकिन यह जवाब उनकी अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़े सवाल खड़ा करता है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहचान पहले लाठी बांधने की उनकी कला से थी। लाठी चलाते चलाते वे एक बड़े प्रदेश के मुखिया बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो असली लाठी चलाई वह लैंड यूज बदलने और जमीनों के खेल पर थी। आरोप है कि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत जिन रास्तों पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और नए रोड प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ठीक उसी रूट पर मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, बहू, भाई और भाभी यानी पूरे कुनबे ने औने पौने दामों पर 168 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें 111 एकड़ का लैंड यूज बदले जाने वाला है। यह कैसा सहयोग है? क्या यह पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का क्लासिक उदाहरण नहीं है? वहीं बिहार में भाजपा के बड़े चेहरा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिग्रियां आजकल चर्चा का विषय है। हत्या जैसे संगीन आरोपों में जेल जा चुके चौधरी की शैक्षणिक एकता पर खुद उनकी पार्टी के लोग और विपक्ष सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कैलिफोर्निया की कामराज यूनिवर्सिटी, जो खुद विवादों में है, से PFC का कोर्स किया था, लेकिन हकीकत यह सामने आई कि उन्होंने मैट्रिक पास भी नहीं किया। जिस कोर्स का वे दावा कर रहे हैं उनकी पढ़ाई तमिल और अंग्रेजी में होती है और सम्राट चौधरी को इन दोनों भाषाओं का ज्ञान नहीं है। यह मोदी जी के पारदर्शी शासन के दावों पर एक बड़ा तमाचा है। मोदी जी के एक और खास नवरत्न है
मनसुख मांडविया, वे मूल रूप से एक वेटरनरी इंस्पेक्टर, जानवरों के डॉक्टर के नीचे का पद होता है यह। मोदी जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें देश का खेल मंत्री बना दिया। साथ ही भारत में ओलंपिक गेम्स कराने की बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी गई। उनके खेल समझ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे देश के सबसे पुराने और ऐतिहासिक फुटबॉल क्लबों मोहन बगान और ईस्ट बंगाल का नाम तक ठीक से नहीं ले पाते। क्या ऐसे खेल मंत्री के भरोसे भारत खेल जगत में सुपर पावर बनेगा? दुनिया के सबसे बड़े सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन, जिसने अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप और कई देशों के बादशाहों के सिंहासन हिला दिए, उसके साथ मोदी सरकार के एक मंत्री के संबंधों की चर्चा है। वह मंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि 8 साल तक उनके 3 या 4 मुलाकात उनसे हुई। सवाल यह है कि क्या ऐसे संदिग्ध चरित्र वाले लोगों के सहारे मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनाएंगे? मोदी जी हर बंद से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना बेचते हैं। वे गारंटी देते हैं कि उनकी तीसरी पारी में भारत की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा, लेकिन स्लोगन और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। सच्चाई यह है कि मोदी जी के शासनकाल में डॉलर मजबूत होता गया और रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर होकर टूटता चला गया। जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे तब $1 की कीमत लगभग 60 रुपए के आसपास थी। आज यह 95-96 के आसपास है और अगर हालत नहीं बदले तो यह 100 के पार भी जा सकता है। मनमोहन सिंह सरकार के समय मोदी जी रुपए की गिरावट पर जमकर लेक्चर देते थे। वे कहते थे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसी कमजोर अर्थव्यवस्था की करेंसी नहीं गिर रही, लेकिन भारत का रुपया पतला होता जा रहा है। आज देश उनसे वही सवाल पूछ रहा है, मोदी जी अब रुपया क्यों पतला हो रहा है, क्या कारण है? इसका जवाब देने के बजाय वे मौन साध लेते हैं। इकोनॉमिक के मोर्चे पर भारत ऊपर जाने की जगह नीचे फिसल रहा है। शिक्षा व्यवस्था का हाल तो और भी बुरा है। पहली चॉइस स्मृति ईरानी थी जो केवल 12वीं पास थी। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को लाया गया। उनके कार्यकाल में शिक्षा का जो हाल हुआ वह तो जग जाहिर है। आज देश भर के छात्र जंतर मंतर, लखनऊ, पटना और अन्य शहरों में दिन रात धरने पर बैठे हैं। नीट हो, सीबीएसई हो, एसएससी हो या टीईटी हो, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसका पर्चा लीक न हो रहा हो। व्हाट्सएप पर एग्जाम से 2 दिन पहले पेपर बांट दिए जाते हैं और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने सुधारों के लिए बनी कमेटी की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया क्योंकि उसमें विपक्ष के लोग बैठे थे। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के कोर हमारी युवा शक्ति और उनकी शिक्षा को डैमेज किया है। बात सिर्फ सुपर पावर बनने का नहीं है, बात संस्थाओं की विशिष्टता की भी है। आज देश में चुनाव आयोग, न्यायपालिका और जांच एजेंसियां जैसी संस्थाएं कमजोर हो रही है और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा शासित राज्यों का हाल देख लीजिए। हरियाणा में घपले और घोटाला आम है। अगर मंत्री नहीं कर रहे हैं तो आईएएस अफसर घपले कर रहे हैं। राजस्थान का हाल देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हाथ में लगाम ढीली पड़ती जा रही है और भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव और उनका पूरा कुनबा जिस तरह सरकारी प्रोजेक्ट्स वाली जगहों पर जमीन खरीद रहा है वो प्रदेश को लूटने जैसा है। उत्तर प्रदेश या करप्शन पीडब्ल्यूडी या बिजली विभाग तक सीमित नहीं है। बात मंदिर की है जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जरूरी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के चंदे की चोरी के आरोप लग रहे हैं। चोर चंपत राय, अनिल मिश्रा, चोर तिन्नू यादव, रामाशंकर यादव और चोर गोपाल राव के नाम से एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोग थाने आ रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गया है और वो जेल जा चुके हैं। लेकिन ये सबका सब छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियां कब गिरफ्त में आएगी ये देखना भी बाकी है। इन पर आरोप है कि करोड़ों का चढ़ावा चंपत हो गया। चाहे सोना चांदी के बिस्कुट हो या हीरे का हार, कुछ नहीं बचा। जब भी मोदी जी अपनी विफलता और पॉलिसी या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गिरते हैं तो सड़क से संसद तक वे हमेशा जवाहरलाल नेहरू को आगे कर देते हैं। उनका दावा है कि नेहरू की नीतियों और फैसले आज की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। आइए एक बार नेहरू और मोदी की तुलना भी कर लेते हैं। नेहरू, उन्होंने लंदन में बीए की डिग्री हासिल की
और लंदन में ही उस जमाने में बैरिस्टर की सुपर टॉप पढ़ाई की। वही मोदी उनकी डिग्री हमेशा विवादों के घेरे में रही है। अमित शाह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाने के बावजूद आज भी उन पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लोग आज भी जानना चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री वास्तव में कितना पढ़ा लिखा है। अगर डिग्री सही है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। नेहरू की कैबिनेट में के श्रीमाली, गोविंद वल्लभ पंत, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री जैसे दिग्गज नेता थे। वे सच्चे नवरत्न थे जो कैबिनेट की शोभा बढ़ाते थे। मोदी की कैबिनेट में आधी कैबिनेट तो हम पहले ही देख चुके हैं। एक डरावना आंकड़ा यह है कि मोदी की पहली कैबिनेट में 11 मंत्री ऐसे थे जो केवल सिर्फ 12वीं पास थे। वे कभी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। वहीं नेहरू के 1962 में कैबिनेट में 0% आपराधिक मामले थे, एक भी नहीं। वहीं मोदी राज में तकरीबन 71 मंत्रियों में से 28 मंत्री यानी लगभग 40% ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। इनमें से 19 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्य संगीन जुर्म के मामले हैं। नेहरू और मोदी के नेतृत्व की एकता, क्षमता और टैलेंट में यह जमीन आसमान का अंतर है। गोदी मीडिया भले ही मोदी की कितनी भी डंका पीटे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर कड़वी सच्चाई बयां कर रहे हैं। 2014 के बाद से भारत हर सेक्टर में कमजोर हुआ है। आखिर मोदी जी ऐसे अयोग्य, अक्षम और आपराधिक छवि वाले लोगों को चुनते क्यों हैं? इसके पीछे उनका मकसद क्या है? वे देश को सुपर पावर बनाने और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के अपने स्लोगन, संकल्प और ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया को खुद कैसे भूल जाते हैं? दरअसल सच यह है कि मोदी जी फैसला लेते समय देश को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता पर केंद्रित है। देश पीछे है और कुर्सी आगे है। क्या आपको नरेंद्र मोदी में फॉरेन पॉलिसी या इंडस्ट्री को लेकर यह विजन दिखता है जो देश को आगे ले जाए, या आपको यह लगता है कि यह गुजरात लॉबी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है? उनका एक बात मकसद चुनाव पर चुनाव जीतना है, चाहे वह नगर निगम का हो या लोकसभा का हो, और हर चुनाव जीतने के क्रम में वे वही नीति अपनाते हैं और वही कदम उठाते हैं जो चुनाव जीतने में मददगार हो। इससे देश की भलाई होगी या नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सत्ता की भूख और कुर्सी पर वह फोकस ही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गोदी मीडिया चाहे जितना भी झूठ परोसे, कड़वी सच्चाई यह है कि देश तभी तरक्की करता है जब उसकी बागडोर योग्य, ईमानदार, टैलेंट और मटेरियल हाथों में होती है। जब बागडोर काबिल हाथ में होती है तो देश 5वें स्थान से पहले स्थान पर भी जा सकता है। लेकिन जब लोगों को परखने की कसौटी सिर्फ चापलूसी और चाटुकारिता हो, जहां मेरिट और टैलेंट का कोई कदर न हो, तो फिर समझ लीजिए ये कथित अमृतकाल वास्तव में विषकाल बन सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।